ठीक हो गया। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये क्या है? कंजम्पशन ओवर डिस्पोजेबल इनकम। और अभी आपने दिया नहीं। प्रोपेंसिटी टू सेव क्या था? सेविंग ओवर डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम निकालनी है पर्सनल टैक्सेस निकाल के पर्सनल इनकम में से, ऐसे ही था ना। और इसके बाद फिर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ये हमने कैसे निकालना है। अच्छा, इसके बाद है मार्जिनल। मार्जिनल कैसी चीज है? अब जैसा से चेंज होता है ना, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि कोई ना कोई चेंज आता है इनकम में, सेविंग्स में। अब जैसा से आपकी इनकम है, पर्सनल इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम। सपोज डिस्पोजेबल इनकम में पहले सपोज आपकी थी 40,000, ठीक है। और जो डिस्पोजेबल इनकम है, इसमें से आप 40,000 में से कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे और कुछ ना कुछ सेव करेंगे, ऐसे ही। सपोज आप कंज्यूम करते हैं 30,000 और सेव करते हैं 10,000, ये बात हो गई थी जी, ठीक है। तो ये आपका डिस्पोजेबल इनकम जो है वो कंजम्पशन प्लस सेविंग है, ठीक है। बिल्कुल एक आम सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है ना। तो 30,000 प्लस 10,000, 40,000 हो गया। अब एवरेज अगर आपने निकालनी है, फिर कैसे निकालोगे ये चीज? कंजम्पशन कितनी है? 30,000 डिवाइडेड बाय 40,000। सेविंग 10,000 डिवाइडेड बाय 40,000। इसके बाद अगर आपकी इनकम में चेंज आ गया, अभी जैसा से बजट आया इसके अंदर इंक्रीज कर दी गई है सैलरीज, ठीक है, लोगों की इनकम बढ़ गई, ठीक है। तो बढ़ के होगी सपोज 40, ये बढ़ के होगी 50,000, ठीक है। इसके मुताबिक 50,000 के मुताबिक आपकी कंजम्पशन नहीं बढ़ती। कंजम्पशन सपोज अगर आपकी 30,000 थी तो ये हो गई है 38,000 सपोज, ठीक है। तो सेविंग कितनी हो जाएगी, कितनी रह जाएगी? हाँ, 35 कर, आसान कर, 35,000, ठीक है। और ये कितना रह जाता है? 15,000। चेंज आया ना, ये चेंज आया, ठीक है। इस चेंज को हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है? डेल्टा से कर लें, या जो आपकी बुक कह रही होगी ना उसके हिसाब से कर लें, ठीक है। अब आपका जो है जो मार्जिनल है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या चीज है? चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम, आसान। इसी तरह से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम। कितना है चेंज? मार्जिनल प्रोपेंसिटी निकालनी है तो चेंज को कैसे करेंगे? चेंज इन कंजम्पशन, कितनी है चेंज कंजम्पशन में? 5,000 का चेंज है, 5,000 का चेंज है, डिवाइडेड बाय डिस्पोजेबल इनकम में कितना चेंज है? 10,000। और इसी तरह से सेविंग्स में 5,000 का चेंज है, ठीक है ना। सेविंग नहीं लिख देनी है आपने, चेंज हुई भी है जो वो नहीं लिखनी, चेंज लिखना है, ठीक है ना, जितना चेंज हुआ है। और उसके बाद डिस्पोजेबल इनकम में 10,000, इन दोनों को डिवाइड करें क्या आता है? 1/2 होगा ना, और 0.5, और ये 0.5, ठीक है ना। इसमें चेंज में आ रहा है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज, एवरेज में हम चेंज नहीं ले रहे, हम सिंपल बता रहे हैं, एवरेज ही आ गया। मार्जिनल में चेंज ले रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? देखिए, एज इनकम इंक्रीजेस या इनकम राइजेस, कंजम्पशन फंक्शन स्टेट्स दैट एज इनकम राइजेस कंजम्पशन राइजेस, कंजम्पशन बढ़ती है बट नॉट एज क्विकली, ठीक है। बाकी का क्या होगा? आपका सेविंग होगा। देयरफॉर कंजम्पशन वेरीज विद डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीजेस, कंजम्पशन इंक्रीजेस बट बाय अ स्मॉलर अमाउंट। Disposable income decreases, consumption decreases, but by a smaller amount.
ठीक है। अब ये चेंज आया, चेंज इन इनकम, ये उन्होंने ये इसी तरह की एग्जांपल से आपको ये समझा दिया। चेंज इन कंजम्पशन ये कितना आया, और फिर टोटल कंजम्पशन, फिर टोटल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, ये गुड्स का सारा निकाला है, ये आप जरा पढ़ लीजिएगा। सेविंग इज नॉट स्पेंडिंग, बल्कि क्या है, द मोर वी स्पेंड द लेस वी सेव। बात तो इतनी है ना, जितना हम स्पेंड करेंगे सेविंग हमारी कम हो जाएगी, लेकिन हम जितना ज्यादा सेव करेंगे स्पेंडिंग उतनी कम हो जाएगी। तो उसके अंदर ही रहना होता है ना, जितना हमारा बजट है 40,000 है जैसे, उसके अंदर ही रहना है हमेशा, सेविंग्स और उसके कंजम्पशन उसके दरमियान में ही रहेगी। द मोर वी स्पेंड द लेस वी हैव, लेस वी सेव। ए लो सेविंग रेट लीड्स टू ए लो प्रोडक्टिविटी growth rate. Without saving to invest in new plant and equipment, we cannot raise our productivity fast enough. हम सेविंग के बगैर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो सेविंग का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ है। जाहिर है कि जहाँ पे आप सेव कर रहे हो तो आपने सपोज कोई 10,000 की कमेटी टाइप डाली हुई है, ठीक है, तो सेविंग होती जा रही है ना, आपको महीने बाद साल बाद कुछ ना कुछ अमाउंट मिल जाती है, सेव हो जाती है। ठीक है, आप उसकी कुछ ना कुछ ड्यूरेबल गुड्स खरीदते हो, आप कोई गाड़ी में ले लेते हो या कोई शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हो, इन्वेस्ट कर रहे हो ना कहीं, या आप अपनी ले लेते हो कोई घर में, ठीक है, जिस हिसाब से उसमें घर में आप कोई मॉर्गेज दे देते हो, ये क्या चीज़ है आपकी सेविंग जो कि इन्वेस्ट हो रही है। तो सेविंग का कुछ ना कुछ ताल्लुक हमारा इन्वेस्टमेंट के साथ है, या सेविंग का डायरेक्ट ताल्लुक हमारा इन्वेस्टमेंट के साथ है। क्लियर? Without saving to invest in new plant and equipment, we cannot raise our productivity fast enough. अगर हमारी सेविंग नहीं होगी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कंजम्पशन की भी जरूरत है, सेविंग की जरूरत है। सही है, सेविंग नहीं होगी तो नया प्लांट या इक्विपमेंट नहीं लगा सकेंगे और प्रोडक्टिविटी नहीं इंक्रीज कर सकेंगे, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी होती है। जैसे गिफ्ट यूनिवर्सिटी ने अपनी कंस्ट्रक्शन नहीं बढ़ाई अभी तक, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टूडेंट्स जो है बढ़ता जा रहा है। तो ये आम फिनोमेना होता है कि हर यूनिवर्सिटी में जो भी फैक्ट्री है उनकी प्रोडक्टिविटी विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको इंक्रीज करनी पड़ती है। आपकी एक चीज़ चल रही है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, और वो उसके बगैर नहीं है। किसके बगैर? सेविंग्स के बगैर। अगर आप सारा कुछ कंज्यूम कर दोगे, सारा कुछ फैसिलिटेट ही कर दोगे हर एक को, या तो फिर आपकी सेविंग्स कम हो जाएंगी। तो सेविंग इंक्लूड पर्सनल सेविंग, बिजनेस सेविंग एंड गवर्नमेंट सरप्लस इफ देयर इज वन। आज इस दफा हुआ ना सरप्लस, ये बस एक छोटा सा उन्होंने वो समझाया है इससे, और ये वही एग्जांपल है जो भी मैंने आपके सामने रख दिया। ठीक है, तो ये दोनों का जाहिर है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जितना आएगा वो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, उन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये इसकी एग्जांपल आपके सामने जो उन्होंने कर दिया इसको। अब ये मार्जिनल चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम, ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर आपका पूरा हो गया, इतना सा चैप्टर है।